आज के वीडियो में अपन बात करेंगे वाइब्रेशनल मोशन ऑफ ए डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे अपने पास H2, N2, O2, HCl, DCl, इस तरह के ये डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं और इन डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के जो वाइब्रेशनल मोशंस हैं उनकी अपन स्टडी करेंगे। तो मान लीजिए अपने पास कोई HCl डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है और उसमें एक H का जो मास है मान लीजिए वो M1 है, जो Cl है उसका मास मान लीजिए M2 है। HCl में ये तो अपन ने मान लीजिए हाइड्रोजन का मास मान लिया और ये अपन ने क्लोरीन का मास ले लिया यहाँ पर। तो जो इसका रिड्यूस मास निकालते हैं अपन HCl का, तो HCl का जो अपने पास रिड्यूस मास होगा वो हो जाएगा MH MCl अपॉन MH प्लस MCl। तो ये इसका रिड्यूस मास हो गया। तो ये तो रिड्यूस मास निकालने का तरीका हो गया अपने पास। अब देखिए कि हम इसको जो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल HCl है उसको मान रहे हैं वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो जो वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, यानी ये अपने पास HCl है, ये इस तरह से वाइब्रेशन करेगा, यानी बॉन्ड लेंथ कम होगी ज्यादा होगी, कम होगी ज्यादा होगी। तो ये एक तरह से ऑसिलेशन कर रहा है। तो हम इसको क्या मान रहे हैं, और एक ही डायरेक्शन में इसकी बॉन्ड लेंथ कम ज्यादा हो रही है, इसलिए इसको क्या कह देंगे HCl को यहां पर वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। और जो वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है जिसको शॉर्ट में अब मैं कहूंगा SHO, तो जो SHO होता है अपने पास उसकी जो एनर्जी निकालते हैं उस एनर्जी के दो फॉर्मूलाज हमने पढ़े होंगे। जैसे अगर जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है उसको निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है nu इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट k अपॉन म्यू। और म्यू निकालने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं। और यदि आपको इसका वेव नंबर निकालना है, जो भी डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है वो वाइब्रेशन कर रहा है और आपको उसका वेव नंबर निकालना है, तो वेव नंबर निकालने के लिए 1/2 पाई सी अंडर रूट k अपॉन म्यू। यह फॉर्मूला बहुत जगह काम में आएगा और इससे संबंधित प्रश्न बहुत सारे एग्जाम्स में पूछते हैं। अब इसमें क्या क्या है, 1/2 पाई सी, 2 कांस्टेंट है, पाई 3.14 लिख देंगे, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, अंडर रूट के को याद रखना, के जो है वो है अपने पास यहां पर फोर्स कांस्टेंट। और जो फोर्स कांस्टेंट होता है वो किसी भी मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड होता है, जैसे HCl में जो H और Cl के बीच में बॉन्ड है, इस बॉन्ड की स्टिफनेस को बताता है। यानी सिंपल सी भाषा में कहूं तो चीडापन होता है कि कोई बॉन्ड होता है जो आसानी से खिंच जाए, इसका मतलब उसके लिए फोर्स कांस्टेंट का मान कम होगा। कोई बॉन्ड ऐसा होता है कि जिसको खींचने में हमारे को ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए फोर्स कांस्टेंट का मान ज्यादा होगा। ऐसे ही अपन देख लेते हैं कि जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, तो बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे बढ़ेगा, अर्थात जैसे मान लीजिए पहले अपने पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आएगा, तो अपने को पता है 2 बॉन्ड यदि कहीं पे आ जाए फिर उनको खींचने के लिए एनर्जी की आवश्यकता क्या हो जाएगी, पहले की अपेक्षा ज्यादा। इट मीन्स फोर्स कांस्टेंट का मान भी बढ़ जाएगा। लेकिन यदि अपन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कर दें, तो जब से कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड करेंगे तो फोर्स कांस्टेंट का मान और भी बढ़ जाएगा। यानी 2 एटम्स के बीच में जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है अपने पास, या बॉन्ड ऑर्डर का मान जितना ज्यादा है, उसके लिए फोर्स कांस्टेंट का मान ज्यादा होगा। यानी फोर्स कांस्टेंट का मान बॉन्ड की स्टिफनेस के ऊपर डिपेंड करता है। रही बात म्यू की, ये अपने पास रिड्यूस मास है। रिड्यूस मास निकालने का तरीका मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो जैसे जैसे रिड्यूस मास बढ़ता है, ध्यान से सुनिए, जैसे जैसे रिड्यूस मास बढ़ता है वैसे वैसे याद रखना जो हमारे पास ये रिलेशन है, ये और ये एक तरह से क्या है, अंडर रूट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये। इसका मतलब म्यू का मान बढ़ेगा तो नू बार का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी अपन सिंपल से ये कहें कि कोई अपने से पूछे HCl के लिए वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी या DCl के लिए, तो जो HCl है उसमें H का रिप्लेसमेंट ड्यूटेरियम से कर दिया, तो जो DCl का रिड्यूस मास है वो बढ़ गया। और जैसे ही रिड्यूस मास बढ़ता है वैसे ही जो वेव नंबर है वो क्या हो जाएगा, अपने पास कम हो जाएगा।
तो जो HCl का है अपने पास वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी वो लगभग 29 और 3000 के आसपास आती है, और अपन DCl की तरफ चलते हैं तो लगभग 2000 के आसपास आती है। तो याद रखना जो वेव नंबर है वो रिड्यूस मास के अंडर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रिड्यूस मास का तरीका मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब अपन देखते हैं कि जो अपने पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल को अपन ने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर माना है, तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल में जब उस स्पीशीज की पोटेंशियल एनर्जी और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, या सीधी सी बात कहूं बॉन्ड लेंथ के बीच में यदि ग्राफ खींचे, तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल ये कहता है कि जैसे मान लीजिए ये अपने पास कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल है, इसको थोड़ा सा खींचा आपने, यानी आप इसकी बॉन्ड लेंथ को बढ़ा रहे हैं, तो जैसे जैसे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ रही है अपने पास, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, तो जो वो अपने पास ऑसिलेटर है SHO है, उसकी जो एनर्जी है वो क्वांटाइज फॉर्म में इंक्रीज होती है। क्या कहा मैंने? क्वांटाइज फॉर्म में इंक्रीज होती है। और क्वांटाइज फॉर्म में इंक्रीज होने का मतलब होता है कि ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा क्रम से बढ़ती जाती है अपने पास, ऐसे नहीं कि कंटिन्यूअस एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो जैसे मान लीजिए अपने पास ये उसका ग्राफ है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और पोटेंशियल एनर्जी का, तो ये ग्राफ अपने को ये कह रहा है कि जैसे जैसे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगी, इधर अपन आएंगे, अथवा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस घटेगी, ये यहां पर जो ग्राउंड स्टेट होती है वो वाली बॉन्ड लेंथ है, तो बॉन्ड लेंथ को आपने बढ़ाया या घटा भी दें आप, तो दोनों स्थितियों में इसकी एनर्जी बढ़ती है। और जब ग्राउंड स्टेट में होता है तो इसकी एनर्जी यहां पर है SHO की, जिसका फॉर्मूला ये दे रखा है, इस फॉर्मूले को लर्न कर लेना, E = V + ½ hν। V यहां पर वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है जो यहां पर मैंने लिख रखा है, यानी इस V का जो मान है अपने पास वो इनमें से हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 H, और ये उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी SHO की अपने पास। तो क्रम से एनर्जी इस प्रकार से बढ़ेगी इन द फॉर्म ऑफ क्वांटाइजेशन, यानी क्वांटाइजेशन के रूप में एनर्जी बढ़ती जाएगी अपने पास। अब अपने को किसी भी एनर्जी लेवल की यदि एनर्जी निकालनी हो तो आप V का मान यहां पुट कर दीजिए। जैसे यदि मैं V का मान यहां 0 पुट करता हूं तो इसकी एनर्जी आती है ½ hν, और जो ½ hν है वो कहलाती है 0 पॉइंट एनर्जी। वैसे भी याद रखना 0 पॉइंट एनर्जी, या हिंदी में अपन जिसको शून्याङ्क ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कॉरस्पॉन्डिंग टू ग्राउंड स्टेट और लोअर एनर्जी स्टेट, लोएस्ट एनर्जी स्टेट, यानी सबसे जो कम ऊर्जा होती है उस स्थिति की जो ऊर्जा है वो कहलाती है 0 पॉइंट एनर्जी। तो इसकी जो 0 पॉइंट एनर्जी है वो अपने पास कितनी आ जाएगी? E = ½ hν। तो इसको अपन क्या कहते हैं? 0 पॉइंट एनर्जी। अब इससे एक चीज और निकल के आ रही है कि ग्राउंड स्टेट के अंदर भी मॉलिक्यूल के अंदर वाइब्रेशन होते रहते हैं। इस एनर्जी का मान 0 नहीं है यहां पर। जैसे अपन किसी रोटेटर की यदि ग्राउंड स्टेट में एनर्जी निकालते हैं तो 0 आती है, यानी ग्राउंड स्टेट के अंदर कोई रोटेशन नहीं होते हैं। लेकिन यहां पर जो ग्राउंड स्टेट के अंदर एनर्जी आ रही है वो आ रही है अपने पास ½ hν, यानी कुछ ना कुछ एनर्जी आ रही है। इसका मतलब ग्राउंड स्टेट में भी वाइब्रेशंस होते रहते हैं। अब जरा बात करते हैं ये जो अपने पास कॉन्सिक्यूटिव एनर्जी लेवल्स हैं, इन एनर्जी लेवल्स के बीच का जो गैप है वो सब में सेम आता है, और वो गैप किसके बराबर होता है? इन सबके एनर्जी गैप्स की वैल्यू होती है hν की नहीं भी, दो कॉन्सिक्यूटिव वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच का जो गैप है वो आएगा अपने पास hν। ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अपन सिलेक्शन रूल की, कि यहां पर कौन कौन से वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस अलाउड हैं। तो देखो, जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल होता है उसमें सिर्फ डेल्टा V यानी जो अलाउड ट्रांजिशंस है उनमें कितने का चेंज आ सकता है? +-1 का, यानी 0 से 1 में जा सकता है, 1 से 2 में जा सकता है, 2 से 3 में जा सकता है, 3 से 4 में जा सकता है,
4 से 3 में आ सकता है, 3 से 2 में, 2 से 1 में। तो ये प्लस माइनस हो गया अपने पास। चूंकि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो अपने आप में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब जो अपने पास कोई भी सिस्टम है जिसके अपन स्पेक्ट्रम ले रहे हैं उसके द्वारा अवशोषित एब्जॉर्ब लाइट की स्टडी करते हैं। तो जब एब्जॉर्ब लाइट की स्टडी करते हैं तो वो बन जाती है अपने पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और जब कोई सिस्टम लाइट का एब्जॉर्प्शन करेगा इट मींस उसकी एनर्जी स्टेट बढ़ेगी, यानी वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर में जाएगा या और हायर में जाएगा या और हायर में जाएगा। तो जो ऑपरेटिव पार्ट होता है, याद रखना, जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल के लिए सिलेक्शन रूल है, उसका जो ऑपरेटिव पार्ट है वो है +1 वाला। -1 तो सिर्फ सैद्धांतिक बात है, ये तो थ्योरेटिकल बात है। बाकी प्रैक्टिकली जो होता है वो होता है +1, यानी 0 से 1 में जा सकते हैं, 1 से 2 में, 2 से 3 में, 3 से 4 में, इन्हीं की अपन स्टडी करते हैं। तो ये अपने पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का एनर्जी लेवल डायग्राम हो गया, पोटेंशियल एनर्जी और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच की। याद रखना, दो एनर्जी लेवल्स के बीच का गैप सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में सेम रहता है h म्यू। ये इसकी 0 पॉइंट एनर्जी है। ये सिलेक्शन रूल का ऑपरेटिव पार्ट है +1, यानी 1 का चेंजिंग कर सकते हो, 0 से 1 में जा सकते हो, 1 से 2 में जा सकते हो। ध्यान रहे 0 से 2 में नहीं जा सकते, वो अलाउड नहीं है। यहां पर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में 0 से 2 में नहीं जा सकते, या 1 से 3 में नहीं जा सकते, या 0 से 3 में नहीं जा सकते, वो चेंज अलाउड नहीं है। एसएचओ की बात कर रहा हूं मैं। अब याद रखना कि जब 0 से 1 में ट्रांजिशन होता है, 0 से 1 में ट्रांजिशन होता है तो इसके कोरस्पोंडिंग जो एब्जॉर्प्शन बैंड आती है उससे अपन कहते हैं फंडामेंटल बैंड या फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड। याद रखना, जब वाइब्रेशनल ट्रांजिशन V बराबर 0 से V बराबर 1 में होता है तो उसे कहते हैं अपन फंडामेंटल चेंज, और उसके जो संबंधित बैंड आएगी उसे कहेंगे अपन फंडामेंटल बैंड। तो ये थोड़ा सा याद रखना है इसके बारे में अपने को। अब यहां पर मैंने कुछ वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से उनकी एनर्जी रख दी है। तो ये ग्राउंड स्टेट वाली एनर्जी ½ एच म्यू, फिर आप एच म्यू इसमें बढ़ाते जाइए। तो ये 3/2, फिर 5/2, फिर 7/2, या जो आपके पास फॉर्मूला अभी आपको दे रखा था मैंने, E = V + ½ एच। तो ये वाला काम दे जाएगा। तो ये ध्यान रखना आपके पास, ये वाला ½ एच वाला V का मान पुट कर दीजिए, कोई से भी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल की एनर्जी अपन निकाल देंगे। 0 पॉइंट एनर्जी आपको पता है, ये मैंने आपको बता दी है। और 0 पॉइंट एनर्जी की वैल्यू कुछ ना कुछ आ रही है, इसका मतलब इसमें वाइब्रेशंस हो रहे हैं। ध्यान रखना, जो रोटेटर्स होते हैं अपने पास, डायटोमिक रोटेटर्स, उनके लिए जो 0 पॉइंट एनर्जी उसका मान 0 आता है। इसका मतलब ग्राउंड स्टेट में कभी भी कोई रोटेशन नहीं होते हैं, लेकिन कौन से होते हैं, वाइब्रेशंस जरूर होते हैं, ये ध्यान रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और देख लेते हैं कि जो अपने पास होमोन्यूक्लियर डायटोमिक्स होते हैं, यानी दोनों एटम सेम नहीं अपने पास, H2O2 N2, इनमें याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि इनके अंदर कोई बेंडिंग वाइब्रेशंस नहीं होते हैं। इनमें कोई बेंडिंग वाइब्रेशंस नहीं होते हैं। सिर्फ कौन से हो सकते हैं इनमें, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। लेकिन ध्यान रहे कि जब किसी कंपाउंड का अपन आईआर स्पेक्ट्रम लेते हैं तो उन्हीं वाइब्रेशंस की अपने को बैंड्स प्राप्त होती हैं जिन वाइब्रेशंस के दौरान मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट चेंज होता है। भले ही मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 हो, लेकिन यदि वाइब्रेशन के दौरान डाइपोल मोमेंट चेंज हो गया तो निश्चित रूप से वो आईआर एक्टिव वाइब्रेशन कहलाएगा। यानी वैसे तो इनका जो परमानेंट डाइपोल मोमेंट है वो 0 है, लेकिन अगर इनमें अपन स्ट्रेचिंग करें तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, इट मींस जो इलेक्ट्रॉन
डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो दोनों एटम्स के पास क्या रहेगा, समान रहेगा, अर्थात ये कभी भी आईआर स्पेक्ट्रम शो नहीं करेंगे, ये आईआर क्या कहलाएंगे, इनएक्टिव कहलाएंगे। लेकिन जो अपने पास CO, NO, HCl इस टाइप के मॉलिक्यूल हैं, इनमें भी कोई बेंडिंग वाइब्रेशन नहीं होता है, बेंडिंग वाइब्रेशन इनमें भी नहीं है, इसमें स्ट्रेचिंग पॉसिबल है, लेकिन जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस हैं वो आईआर इनएक्टिव की कैटेगरी में आ गए। यहां मैं कह रहा हूं आपको इनमें भी कोई बेंडिंग वाइब्रेशंस नहीं होते हैं, जो हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं उनमें बेंडिंग वाइब्रेशंस नहीं होते हैं। तो फिर कौन से बचे अपने पास, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। अब HCl यदि है और उस बॉन्ड को स्ट्रेच किया जाएगा तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H से ज्यादा है, तो Cl की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा जाएगी, यानी जैसे ही बॉन्ड लेंथ चेंज होगी तो उसका डाइपोल मोमेंट भी चेंज हो जाएगा, और जब डाइपोल मोमेंट चेंज हो जाएगा इट मींस वो वाइब्रेशन आईआर एक्टिव हो जाएगा। तो इन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में जिसमें दोनों एटम अलग अलग हों उनमें बेंडिंग वाइब्रेशंस तो नहीं होते, लेकिन उनमें स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होते हैं और वो आईआर एक्टिव होते हैं, ये आईआर एक्टिव की कैटेगरी में आ जाएंगे, जबकि ये वाले आईआर इनएक्टिव की कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखना इनके अंदर कोई बेंडिंग वाइब्रेशंस नहीं होते हैं, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, और कई बार ये नेट, गेट और अन्य जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स में पूछा भी गया है, निम्न में से कौन सा आईआर एक्टिव है, तो इनमें कभी बार आ जाता है तो ये तो आईआर हमेशा इनएक्टिव होंगे, या ये पूछ ले कि निम्न में से किसमें बेंडिंग वाइब्रेशंस नहीं होंगे, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल दे दें, अपन तो सोचेंगे इसमें तो डाइपोल मोमेंट में चेंज आता है, नहीं, डाइपोल मोमेंट में चेंज तो आता है लेकिन इसमें कोई बेंडिंग वाइब्रेशन नहीं हो सकता, क्योंकि दो एटम आ गए अपने पास, ये लीनियर हो गया, अब इसको आप कहीं से भी नहीं मोड़ सकते, ये तो पूरा का पूरा ही जैसे ये है ना, तो या तो ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, यानी ये ऐसे नहीं हो सकता अपने पास। मेरे कहने का मतलब ये है कि इनमें अपने पास किसी प्रकार के कोई बेंडिंग वाइब्रेशंस नहीं होते हैं, सिर्फ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होंगे अपने पास। तो ये अपने पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल था। अगले वीडियो में अपन एन हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।